अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। और असातिज़ा की भर्तियों का मामला सिंध सरकार को ऐसा गले पड़ा है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड्स लिए सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं। और पिछले 2-3 दिनों में जो जो अपडेट्स हुई हैं उनसे भी मैं आपको आगाह करूं कि सिंध के वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब ने जो पहले बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी तजावीज़ सिंध काबीना को भेजी हैं और सिंध काबीना उस पर फैसला करेगी। उनकी जो तजावीज़ थी उसमें एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई कि जो फीमेल कैंडिडेट्स थी उनको पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40 या 45 पर रखने की बात हुई। ये वज़ीर तालीम की तजवीज़ थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ और उनके लिए जो पासिंग रेशो रखा गया वो 50 रखा गया। और जो नौजवान हैं उनका पासिंग रेशो 55 पे बरकरार रहा। उसके अलावा जो हार्ड एरियाज़ हैं उनके हवाले से 33% रखा गया। डिसेबल जो डिफरेंटली एबल जिनको हम कहते हैं उनके लिए 33% का रखा गया। और परसों एक जगह पर वाइस चांसलर के हवाले से ख़बर चली IBA के कि जी उन्होंने कहा कि अगर सवालात में कुछ गलतियां हैं तो आप ले आएँ और हम उनको चेक करेंगे। फिर नौजवान जो हैं वो वहाँ पे अपनी गलतियाँ लेके गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप ये जमा कराएं, लिस्ट बनाएं। और एक प्रोसेस में सिंध के नौजवानों को जो है वो लगा दिया गया लाल बत्ती के पीछे। सवालात मैं बहुत पहले भी उठा चुका हूँ, अब भी उठा रहा हूँ। एक तो बेसिक मुतालबा था सिंध के नौजवानों का कि जी ये हर सब्जेक्ट की 45% की पॉलिसी उसको ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट ने उसको अबॉलिश किया, इट्स अ गुड डिसीजन। जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनके लिए जो 33% का रखा गया वो भी एक अच्छा इकदाम है। अब लोगों को ये शुकूक व शुबहात है हार्ड एरियाज़ के हवाले से। सिंध में अगर आप देही इलाकों में चले जाएं, इवन मैं अगर अपने गांव के स्कूल की बात करूं तो वहाँ पर तो बिल्डिंग्स जो हैं वो या तो है नहीं या तो खस्ता हाली का शिकार हैं। और बच्चे जो है वो फिर प्राइवेटली जो बिल्डिंग्स प्रोवाइड की हुई हैं हमने वहाँ पे पढ़ते हैं। तो ऐसा ही सिंध के बहुत से स्कूल्स का मसला है। सिंध के स्कूल्स बंद हैं बहुत सी जगहों पे, जो कि नई नई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है। वो बिल्डिंग्स नई बनी और पुरानी हो गई। ठेकों के हिसाब से बिल्डिंग्स दी गई, ठेकेदारों को एंटरटेन करने के लिए बिल्डिंग्स बनवाई गई माजी में। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि क्या सिंध के सिर्फ वो चंद इलाके जिनको हार्ड एरियाज़ में शामिल किया गया है, क्या वाकई वो हार्ड एरियाज़ हैं या फिर उसके पीछे भी पॉलिटिक्स है? पहली बात तो सिंध की तालीम का जो सत्यानाश हुआ है अभी से नहीं, पिछले कई दिहाइयों से, वो सब लोग वाकिफ़ हैं। अगर सिंध की गवर्नमेंट का तालीमी निज़ाम बेहतर होता तो सिंध में ये प्राइवेट स्कूल्स का बिज़नेस जो आजकल उरूज पर है ये नहीं होता। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर अफोर्ड नहीं कर सकता और जो अमीर लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो गरीब हैं वो अपने बच्चों को जैसा तैसा करके पढ़ा रहे हैं। अब हार्ड एरियाज़ पे लोग कहते हैं कि जनाब जो फॉर सपोज सरदार शाह साहब हैं उनका अपना हल्का ही हार्ड एरिया है, दूसरी बार वज़ीर तालीम बने हैं, इनका ख़ानदान जो है वो जद्दी पुश्ती सियासत में है, बड़े अरसे से है। इनके अंकल थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो मिनिस्टर रहे, ये ख़ुद मिनिस्टर हैं। अभी इनके कज़न जो हैं वो MPA बने हुए हैं और बड़े अरसे से ये लोग पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। लेकिन इनकी अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, इनका अपना जो हल्का है वो ही हार्ड एरिया है। बदीन आप देखें, शुरू से ही जब से बदीन डिस्ट्रिक्ट का वजूद आया है तब से ही वो हार्ड एरिया है। ठट्टा की साहिली पट्टी है, हार्ड एरिया है। थरपाकर आपका पूरा हार्ड एरिया है, लेकिन वहाँ पे भी मनपसंद यूसीज जो है वो की गई हैं। इवन सांगड़ जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है वो भी हार्ड एरिया है, लेकिन उसमें भी आप देखें कि कोई ऐसी यूनियन काउंसिल में नज़र नहीं आती। खिपरों के कुछ इलाके उन्होंने डाल दिए हार्ड एरियाज़ में। तो ये एक शेयर इनजस्टिस है। अब नौजवानों को भी ये क्लियर करूं कि जब वो कहते हैं कि जी हम 33 पे पास करेंगे, इट्स अ पास रिजल्ट। इसमें आपका ज़रूरी नहीं है कि आपको नौकरी मिले या आपको जो है वो मेरिट पे आप आ जाए, क्योंकि मेरिट जब भी होती है तो वो टॉप टू बॉटम होती है। जिसके 100 में से 90 नंबर हैं वो, या जिसके 100 में से 100 नंबर हैं वो पहले नंबर पे होगा, फिर 99, 98, 97, 96, इसी तरह सीरीज जाएगी। तो बहुत से लोग ये जो 33 पे कह रहे हैं कि जी हम पास हो गए, तो उनको खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी वो उम्मीदवार होंगे जो कि 55, 56, 60 लेके बैठे होंगे। पहले वो सीटें फिल करेंगे। जहाँ तक डिफरेंटली एबल लोगों की है, माजूर अफराद की बात है, उनकी डेजिग्नेटेड सीट्स हैं, फीमेल हैं उनकी डेजिग्नेटेड सीट्स हैं। अब मसला आ गया है मेल कैंडिडेट्स का। और बड़ी ही ये मज़े का खेज बात है कि सिंध हुकूमत ने अपना मज़ा खुद बनाया हुआ है।
नौजवान तो कहेंगे, जो 30 पे पास हुआ है वो भी बोलेगा कि जी 30 प्लस को आप उस्ताद लगा दें, 25 प्लस को उस्ताद लगा दें, 20 प्लस को उस्ताद लगा दें। लेकिन बतौर हुकूमत जब आप पॉलिसी बना रहे थे तो क्या आपने उन तमाम पैरामीटर्स को ज़ेर गौर लाए कि जी हम ये जो इम्तिहान लेने जा रहे हैं इसमें सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर इलाके से लोग आएंगे, हमारी ओवरऑल जो एवरेज एजुकेशन स्टैंडर्ड है सिंध का वो किस लेवल पर पहुंचा हुआ है, और हम जो पेपर बनाने जा रहे हैं, जब ये पेपर्स बनाए गए, गलतियों से भरपूर पेपर्स बनाए गए जो कि आईबीए मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इन पेपर्स को बनाते वक्त क्या इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि क्या आया ये वाकई एवरेज पेपर्स हैं? क्योंकि जब भी इम्तिहान होता है तो जहन में ये रखा जाता है, मैं कोई एजुकेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, मैंने भी ज़िंदगी में इम्तिहानात दिए हैं, हमेशा ये ही माइंड में रखा जाता है कि वॉट एवर बेस्ट एवरेज हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हमें आइंस्टाइन, हमें सोक्रेट्स, हमें अफलातून और हमें जो है वो आइजैक न्यूटन टाइप बड़े बड़े जो सिंध में छुपे हुए फिजिसिस्ट, केमिस्ट और मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स जो बैठे हुए हैं, हमने तो उनको ढूंढना था, सरदार शाह साहब ने और उनके वीर मोहम्मद शाह साहब ने जो कि आईबीए के हैं। तो अब वो तो हो नहीं सका। अब ये कभी कहते हैं कि जी हम फीमेल को 40 पे पास करने की तजवीज़ दे बैठे हैं, जब काबीना में बैठते हैं तो पता चलता है 50 पे पास है। उसके बाद माजी में जो इम्तहानात हुए, आईबीए हेड मास्टर्स 40 पे पास हुए, जो एनटीएस के ज़रिए टेस्ट हुई उसमें भी जो है वो पासिंग रेशो शायद 40 रखा गया था या 33 रखा गया था। उसके अलावा सिंध यूनिवर्सिटी के तहत जो टेस्ट हुई, आपका एक सेट प्रोसीजर तक आपने फॉलो नहीं किया इस इम्तिहान में। और फिर जब आपसे सवाल किया जाता है, जब आपसे बात की जाती है तो आप नाराज़ हो जाते हैं और आप कहते हैं कि जी ये लोग तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये लोग तो फेसबुक की सहाफ़ी है, ये तो फेसबुक की सहाफ़त कर रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं। दैट्स बुलशिट, ये सारा बुलशिट है। अगर आपको हमारी बात बुरी लगती है, आप ना सुने, हम कोई आपके लिए नहीं बैठे हैं कि हम आपको सुनाएं। हमारा काम है हकायक से आपको आगाह करना, और जो आपके ऊपर बड़े बैठे हैं जिन्होंने आपको बड़ा माहिर समझकर, बड़ा काबिल समझकर ये काम आपको सौंपा है, हम तो उनको बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे कौन से भांड बिठाए हुए हैं जिनका ये काम ही नहीं है और जिनको समझ ही नहीं आ रही कि ये लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, पहली पहली पॉलिसी बनी, सिंध के 1300 नौजवान जेईएसटी में पास हुए, 1% से कम का रिजल्ट आया, मीडिया पे हेडलाइन चला कि जी पास ही नहीं हो सके। मैसेज क्या गया, पूरे पाकिस्तान में मैसेज गया कि सिंधी जाहिल हैं, सिंध के नौजवान जाहिल हैं, ये तो इम्तिहान पास नहीं कर सकते। ये बाद में इनको पता चला कि ये तो 90% वाले भी इन्होंने फेल कर दिए, क्योंकि पॉलिसी बनाने वाले खुद फेल थे, पॉलिसी बनाने वाले खुद डी ग्रेड में पास होने वाले लोग हैं। क्योंकि लेकिन सियासत है, उनको बस पैराशूट से वो आ गए सियासत में, चाचे मामे के कंधे पे चढ़कर, और उनको जो है वो इसका एडवांटेज मिल गया। उसके बाद फिर आईबीए पे मैं आता हूँ, वो अपना वाइस चांसलर साहब कहते हैं ले आओ। और भाई किस दौर में रह रहे हो तुम? ये कोई गधे घोड़ों वाला दौर है कि बंदा घोड़े पे कराची से चढ़ के निकले और फिर वो जो है वो टपाल लेकर और वो मेल लेकर तुम्हारे पास पहुंचे? ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? आपने एक पोर्टल बनाया था, आपका पोर्टल का सत्यानाश हो गया, आप लोगों की कंप्लेंट्स एड्रेस कर नहीं सके, यू कंप्लीटली फेल्ड, आप नाकाम हो गए, आप नाअहल ठहरे इस पूरे प्रोसेस को स्क्रूटनाइज करके लोगों के ग्रीवियंसेस दूर करने के लिए। और अब आप ये सियासी लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को कि लेके आओ। ठट्टा का बंदा जो है वो 3-4 हज़ार किराया करके तुम्हारे पास आए, जबकि टेस्ट का जो चालान है वो 700 का है, और वो जो है वो 7,000 भर के तुम्हारे पास सखर आए। क्यों भाई? तुम क्या लोगों को जाहिल समझते हो? या मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आईबीए के वीसी के पास ले जाओ। भाई वजीर साहब, इम्तिहान महकमा तालीम ने लिया है और महकमा तालीम ने ठेका दिया है इसको, आईबीए को, तो ये महकमा तालीम की जिम्मेदारी है। ये महकमा तालीम के आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, आपके डीओज बैठे हुए हैं, एसडीओज बैठे हुए हैं, टाउन एजुकेशन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ये क्या मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए बैठे हुए हैं? क्या नौजवानों के ग्रीवियंसेस उनके जरिए कलेक्ट नहीं किए जा सकते? डोर स्टेप पे फैसिलिटी आपने आज तक ना किसी को दिए ना आप देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये गरीब लोग हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये पहुंच नहीं सकेंगे, और आप लोगों की ये जितनी भी चालाकियां हैं ये इनके ऊपर चल जाएंगी। और इसका नुकसान किसको दे रहे हैं आप? नुकसान तो आप बिलावल भुट्टो का कर रहे हैं, नुकसान तो आप आसिफ जरदारी का कर रहे हैं, नुकसान तो आप फरियाल तालपुर साहिबा का कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी उनकी है और कल को इलेक्शन में उन्होंने निकलना है।
कल को वोट आसिफा ने मांगना है, सरदार शाह ने थोड़ी मांगना है। सरदार शाह को जानता कौन है? वैसे तो कहता है कि जी मेरी तरह कोई मशहूर नहीं था शाह अब्दुल लतीफ बिटाई, लेकिन हमें यह भी पता है कि तुम क्या करते थे एमपीए बनने से पहले और तुम कितने मशहूर थे। और जो अगर शजरा निकालूंगा तो फिर बोलेंगे ये जज्बाती हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है, सिंध हुकूमत ने अपना कंप्लीटली मजाक बनाया, नौजवानों की तस्दीक तो की लेकिन अपना मजाक बनाया और दुनिया को बताया। इन्होंने नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जरिए आपको पता चला कि ये कितने नाअहल हैं। अब आईबीए, जिसको स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा कहा जाता है, जो कि खुर्शीद शाह का गुलाम इदारा है, उसको एक पोर्टल बनाया गया उसका कंप्लेंट्स का। लोगों के मेरे पास एविडेंसेस पड़े हुए हैं कि उन्होंने जब वो कंप्लेंट्स भेजी, उनकी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी गई। कहा गया कि जी हमारा पर्चा ही ठीक है, हम तो गलत कर नहीं सकते, हम तो फरिश्ते हैं। भाई अगर तुम्हारे पर्चे सही हैं तो क्यों छुपा के बैठे हो? क्यों उसको तुम जो है वो बैग में डाल के बैठे हो? निकालो, रखो सामने, बोलो शौकत जरदारी झूठ बोल रहा है, बोलो ये सारे नौजवान झूठे हैं, ये हैं हमारे पेपर्स। पेपर्स भी छुपा के बैठे हुए हैं कि कहीं हमारी और गलतियां ना पकड़ी जाएं। ये तो कुछ पेपर्स लड़के लेके आ गए, फोटो खिंच गए और एग्जाम में जो मिसमैनेजमेंट हुई वो भी हमने आपको बताई। लेकिन ये जब चीज़ सामने आई है तो इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। और मिनिस्टर साहब जो है वो हर बार एक बयान दे के भाग जाते हैं। तो भाई ये आपको फेस करना है, आप नहीं करेंगे, आपके चीफ मिनिस्टर को फेस करना पड़ेगा, वो नहीं करेगा, आपकी क़यादत को फेस करना पड़ेगा। और इसमें कोई, हम आपके साथ कोई दुश्मनी में नहीं आ रहे हैं, हम तो आपकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि नौजवानों का मसला हल हो। नौजवानों को जो आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, 1 महीना हो गया है इस टेस्ट को, अभी तक आप रिजल्ट नहीं बना सके। 2 बार आईबीए ने रिजल्ट लगा के हटा दिया। क्यों? फॉर व्हाट रीजंस? क्योंकि क्योंकि वो जो यूनियन काउंसिल्स हैं मनपसंद एमपीएस की, वो जो पर्चियां हैं, अब उनको एडजस्ट करना है। करें आप उनको एडजस्ट, हम ये नहीं कहते कि आप उनको एडजस्ट ना करें, आपने ये काम करना है। और हम भी बोल बोल के थक गए हैं आपको, आप माशाल्लाह बड़े दिल गुर्दे वाले हैं, वो भी करें, लेकिन खुदारा अपनी पॉलिसी का, अपनी हुकूमत का, सिंध के वोटर्स का मजाक ना उड़ाएं। क्योंकि आप हुकूमत में इसलिए आए हैं कि लोगों ने आपको वोट दिया है, लोगों ने आपको काबिल समझा है। अब जब लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने काबिल नहीं जाहिल बिठाए हैं तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, मैं आसिफ अली जरदारी साहब से रिक्वेस्ट कर चुका हूं, मैं बिलावल भुट्टो से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आपको ये सारे मामलात खुद मॉनिटर करने पड़ेंगे। सरदार शाह साहब माजरत के साथ जितने भी आपने बयानात दिए, जिस तरह आपने इस मामले को हैंडल किया, मैं जाती तौर पर समझता हूं, मुझसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं समझता हूं आप कैपेबल ही नहीं है इस मामले को हैंडल करने के। आपके सेक्रेटरी एजुकेशन, जिनकी पूरी जिंदगी कल्चर डिपार्टमेंट में फनकारों के साथ गुजरी, अदीबों के साथ गुजरी, वो भी कैपेबल नहीं है। मैं आपको सॉरी टू से कह रहा हूं, दे आर नॉट कैपेबल इनफ कि वो इस इतने बड़े मसले को, जो कहता है कि जाके आईबीए के वीसी से पूछो, और भाई वीसी से आप पूछो किधर गया तुम्हारा कंप्लेंट पोर्टल, किधर गए तुम्हारे वो ग्रीवेंसेस वाले? अब कहते हैं कि जी पहले क्यों नहीं आए। मैं आपको बताऊं, पहले दिन से लड़के इनको ईमेलें कर रहे हैं, पहले दिन से जो नौजवान हैं इनके सवालात की गलतियां निकाल निकाल कर इनके पोर्टल पे फेंक रहे हैं। इनका सिस्टम ही बंद हो गया, इनका सिस्टम ही जैम हो गया। क्यों? क्योंकि इनका मकसद ही नहीं था कि हम इस टेस्ट को साफ शफाफ रखें। इनका मकसद था कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला बना के नौजवानों को जाहिल बता के फिर इनको फकीरों की तरह नौकरियां दान करें, और फिर उन लोगों को दान करें जो हमारे अपने इलाकों के हैं और अपने ही इलाके इनके हार्ड एरियाज हैं। ये सियासत कर रहे हैं इतने अरसे से, अपने इलाकों की तालीम बेहतर नहीं कर सके, और आज उनको हार्ड बताकर अपने वोटर्स को अपना वोट बैंक बचा रहे हैं। अब ये इनका वोट बैंक ऐसे बचेगा? मैं मानता हूं सिंध का नौजवान परेशान है, उसको जॉब चाहिए, सिंध का नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले, वो बेचारा इनकी बातों में भी आ जाएगा, ब्रेन वॉश भी हो जाएगा, वो किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी बन सकता है। लेकिन बतौर हुकूमत आप क्या कर रहे हैं? आपने अपना मजाक बनवाया है सर, आप खुद मजाक बन गए हैं। आप ये मत समझें कि ये नौजवान पागल हैं और ये चीखते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा, भले कोई इनकी ना सुने, मजाक तो आपका हो रहा है, तमस्कर तो आपका उड़ रहा है कि आप एक पॉलिसी नहीं बना सकते, असातिज़ा भर्ती करने की पॉलिसी नहीं बना सकते। एजुकेशन पॉलिसी सूबे को क्या खाक देंगे आप? असातिज़ा भर्ती करने के लिए आपकी पॉलिसियों में इतने लूप होल्स और लेकुनाज हैं, तो आप कल को जो दावे करते हैं हमने इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स बना दिए, तो उनमें भी जो पॉलिसीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपोज कर चुका हूँ, कुछ आने वाले दिनों में एक्सपोज करूँगा, बताऊँगा कि आपने किस किस्म के वाइस चांसलर बिठाए हुए। वाइस चांसलर से लेकर नीचे तक सारे सिफारशी बिठाकर, सारे नाअहल लोग बिठाकर,
और ये यूनिवर्सिटीज़ में अपनी मनमानी कर रहे हैं ताकि इस कौम को इल्म ना मिले। इस कौम के हाथ में कटोरा हो, कभी मार्क्स के लिए भीख मांगे, कभी नौकरी के लिए भीख मांगे, कभी तनख्वाहों के लिए भीख मांगे, कभी रेगुलराइजेशन के लिए भीख मांगे, कभी इनको बरतरफ करें तो ये बहाली के लिए भीख मांगे। इस कौम को भीख मंगा ना बनाएं। कौम के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, आपको इस कौम के साथ खड़ा होना होगा, वरना ये होगा कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है, इवॉल्व हो रही है सोसाइटी, आप ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगे। अगर आपने ये समझ लिया है कि आपको जितना कमाना था आपने कमा लिया, अब आगे आपको कुछ नहीं करना है, फिर तो आप करते रहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपने भुट्टो साहब की पॉलिटिक्स को लेके आगे चलना है, तो खुदा के वास्ते मेरी बातों को छोड़ें। जो जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं उनको आप पकड़ें। चलो मैं तो आपको प्रोपेगेंडिस्ट लगता हूं ना, आप मुझे दफा करें, मेरी बात का ध्यान भी ना दें। लेकिन जो नौजवान कह रहे हैं, जो आपको मैसेजेस कर रहे हैं, जो आपको मेल्स कर रहे हैं, जो आपको ईमेल्स कर रहे हैं, आप उनको सुने, आप उनकी बात सुने और उनका ये मसला हल करें। क्योंकि अगर ये मसला आपने हल नहीं किया, आप सरकार हैं, आप डंडे के जोर पे ऑर्डर्स भी दे देंगे, लोग चीखते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फ्यूचर में भुगतने पड़ेंगे। फिर आप ये मेरी वीडियो याद रखिएगा, इसको संभाल के रखिएगा, और जब वो वक्त आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कल जो मैंने आपको बताया था, आज उसका नतीजा आपको ये मिल रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।